हेलो फ्रेंड्स, तो मैं दीपक कुमार आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलएस क्लास में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अपनी उसी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश, उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक सिंपल मिरर जो होता है को समतल दर्पण के द्वारा इमेज किस प्रकार से बनती है, सारी चीज़ें हमने उसकी वहाँ पर डिस्कस की थी इससे पहले वाली वीडियो में। तो आज उसी की हमारी वीडियो दूसरी वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। गोलीय दर्पण से किस प्रकार से इमेज बनती हैं और कहाँ बनती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि इस वीडियो से आपका 1 नंबर पक्का होने वाला है ग्रुप डी में। तो देखिए, बात कर रहे हैं गोलीय दर्पण। तो मैंने आपको बताया कि दर्पण हमारे 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने एक पढ़ा था कौन सा दर्पण, समतल दर्पण। अब बात करते हैं दूसरे दर्पण की, गोलीय दर्पण। लेकिन मैंने आपको बताया था कि गोलीय दर्पण के 2 भाग होते हैं। कौन से होते हैं? एक होता है प्यारे दोस्तों आपका उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण। अवतल दर्पण होता है और एक आपका होता है उत्तल दर्पण। तो 2 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं। इनकी क्या पहचान होती है, कैसे हम कहेंगे कि ये उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है? तो देखिए फ्रेंड्स कि जिसका परावर्तक तल कैसा होता है आपका, यानी दबा हुआ परावर्तक तल समझते हैं कि जिससे परावर्तन हो वो तल आपका कैसा हो, दबा हुआ हो। यानी अगर ये आपका एक दर्पण है गोलीय दर्पण, जिससे अगर मैंने इसके बाहर की तरफ पॉलिश किया तो इसका तल जो आप देख रहे हैं, यानी अगर उभरे हुए तल पर अगर मान लीजिए किसी दर्पण के उभरे हुए तल पर अगर पॉलिश है और इसका जो परावर्तक तल है यानी जिसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो दबे हुए तल से होगा, तो इस दर्पण को हम क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। और जिस दर्पण का आपका क्या हो, परावर्तक तल उभरा हुआ हो इस प्रकार से, यानी दबे हुए तल पर क्या हो, पॉलिश। तो मान लीजिए एक तरफ इस पे पॉलिश इस प्रकार हो रखी है, तो ये जो दर्पण बन जाएगा तुम्हारा कौन सा दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो देखिए, अब अगर बात करें कि गोलीय दर्पण वैसे होते क्या है, गोलीय दर्पण की क्या परिभाषा है? तो गोलीय दर्पण मतलब गोले का कटा हुआ भाग होता है। किसका? यानी गोले का कटा हुआ भाग आपका क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। लेकिन उसमें अगर आपने बाहर की तरफ पॉलिश किया और जिसका परावर्तक तल कैसा हुआ हो, दबा हुआ हो, यानी परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, तो इस दर्पण को अवतल दर्पण बोला जाता है। और उभरे हुए तल से अगर परावर्तन होता है तो इस दर्पण को आपका बोला जाता है उत्तल दर्पण। तो इस प्रकार से दोनों दर्पण हैं आपके और इनकी क्या उपयोगिताएं आगे हम इनको पढ़ने वाले हैं बिल्कुल ही डिटेल में। सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं, इनके पॉइंट होगी जो कि आपके न्यूमेरिकल में काम में आने वाली चीज़ें होंगी, आप उनकी सहायता से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें इसमें आप देखेंगे, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो कैसा हो, अवतल दर्पण हो। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक होता है इसका ध्रुव बोला जाता है, ध्रुव या फिर। तो ध्रुव की अगर बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि गोलीय दर्पण आपके क्या होते हैं कि गोले के कटे हुए भाग को क्या कहा जाता है, गोलीय दर्पण कहा जाता है। तो जैसे कि एक मान लीजिए ये आपका एक गोला है और इस गोले का आधा भाग ये तुम्हारा गोला है, इस गोले को मैंने अगर इस प्रकार से काट दिया तो ये क्या बन जाता है, आपका गोलीय दर्पण बन जाता है। तो जब ये गोला था तो ये किसी सेंटर से बना हुआ था, यानी किसी केंद्र से। तो देखिए यहाँ पर ये इसका केंद्र है, तो यहाँ पर भी इसका भी कोई केंद्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये गोले का एक कटा हुआ भाग होता है, तो इसका सेंटर ये होगा। क्योंकि अगर मैं आपका इस तरीके से इसको बढ़ा देता तो ये एक वृत्त बन जाता। लेकिन ये क्या होता है, अवतल दर्पण गोले मतलब जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, इस दर्पण को अवतल दर्पण बोलते हैं। तो यहाँ पर ये गोले का इतना सा भाग है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, अवतल दर्पण, जिस पे हमने बाहर की तरफ क्या कर रखी है, पॉलिश। तो इसका ये जो केंद्र होता है, इस केंद्र को क्या बोला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है क्योंकि इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो देखिए इसका जो केंद्र होता है इसको हम क्या समझते हैं, यहाँ पर वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। और अगर बात करें कि ये जो दर्पण है इसका ये मिड पॉइंट होता है, दर्पण का
ये जो मिड पॉइंट होता है, और इसका देखिए इसका केंद्र जो वक्रता केंद्र सी होगा वो कहाँ पर होगा, इस जगह होगा। तो ये इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसका मध्य बिंदु यानी दर्पण का मध्य बिंदु, इसको क्या बोला जाता है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, इसको बोला जाता है ध्रुव। इसको फ्रेंड्स हम क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ये सारी की सारी डेफिनेशन है जो आपको यहाँ पर एक साथ देखने को मिलेगी, तो वो आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब देखिए वक्रता केंद्र जो उस गोले का केंद्र होता है उसको क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र बोला जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और ये आपका जो होता है यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र, यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी इस रेखा को हम क्या बोलेंगे प्यारे मित्रों, तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष, यानी इस रेखा को। तो आपको इसकी डेफिनेशन में क्या याद रखना है कि देखिए यानी कि किस किस को, मुख्य अक्ष और ध्रुव वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है आपकी प्यारे दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है वो कहलाता है मुख्य अक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी फॉलो होती है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको इनके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है कि जिस गोले का वह भाग है उसका केंद्र उस दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और इसको यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा आपकी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। तो इस प्रकार से एक और होता है इसमें जिसे हम मुख्य फोकस बोलते हैं, यानी फोकस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो फोकस होता है, फोकस क्या होता है, जो मतलब जो आपकी परावर्तित जो परावर्तित किरणें आपकी जिस बिंदु से होकर गुजरती है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो किरण होती है जिस पॉइंट से होके गुजरेगी, तो ये चीज़ें अभी आपको फोकस वाली बात अभी आपको आगे समझ में आएगी बहुत अच्छे से। सबसे पहले आप यहाँ तक समझ पाए होंगे कि आपके दर्पण दो प्रकार के बताए थे मैंने, एक आपका समतल दर्पण और एक गोली दर्पण। लेकिन आपके गोली दर्पण के भी दो भाग होते हैं, कौन से अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण, जिसमें आपका यानी जिस गोले के कटे हुए भाग का जो केंद्र होगा उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। दर्पण के मिड पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो ध्रुव बोला जाता है। और मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर भी फॉलो करते हैं। अब आइए आगे समझते हैं इमेज फॉर्मेशन के बारे में कि यानी गोली दर्पणों द्वारा किस प्रकार से आपकी इमेज बनते हैं और आपको क्या क्या ध्यान में रखना है और क्या क्या आपको याद रखना है, और मतलब किस प्रकार से आप इमेज बनाएंगे और किस प्रकार से आपकी इमेज से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप आज इजीली सीख पाएंगे कि किस प्रकार से अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, किस प्रकार से इमेज बनती है। आप खुद आज फील करेंगे और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा कि आप यानी इमेज फॉर्मेशन सीख चुके हैं आज बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि दो दर्पण मैंने आपको बताए कि आपका एक दर्पण ये होता है और एक दर्पण आपका ये होता है, जिसको आप कौन सा बोलते हैं, ये तुम्हारा दर्पण हो जाएगा प्यारे दोस्तों यहाँ पर उत्तल दर्पण, और ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। तो फ्रेंड्स, दो दर्पण आपके सामने यहाँ पर, एक कौन सा है, अवतल दर्पण है और एक उत्तल दर्पण है। तो इनके क्या गुण और होते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण जो होता है तो इसका गुण क्या होता है, इसका गुण है कि जो भी लाइट रे होती हैं ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। तो देखिए एकत्रित करने का मतलब है कि आपने देखा है कि जो भी आपकी मतलब सड़कों पे जो लाइट लगी होती हैं उसमें कौन सा दर्पण यूज़ किया जाता है, तो वो आपका दर्पण होता है कौन सा वाला, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्यों लगाया जाता है, यहाँ पर अवतल दर्पण यूज़ नहीं करेंगे, यानी जो रोड के किनारे आपकी जो लाइटें लगी होती हैं उसमें कौन सा दर्पण यूज़ करते हैं,
उत्तल दर्पण किया जाता है। उसका कारण ये होता है कि जो दर्पण आपकी प्रकाश की किरणों को डाइवर्स करता है, यानी फैलाता है, तो जो फैलाने का गुण होगा वो कौन से दर्पण का है? उत्तल दर्पण का। तो इसके जो गुण हैं, प्रॉपर्टी हैं, इनको आगे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी चीज़ पे चलते हैं। तो देखिए उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में हम किस प्रकार से इमेज बनती है। तो सबसे पहला आपको गुण ये तो पता होना चाहिए कि अवतल दर्पण का काम क्या होता है? किरणों को इकट्ठा करना, और उत्तल दर्पण का काम होता है कि किरणों को फैलाने का काम करता है। तो देखिए अवतल दर्पण के बारे में अगर बात करें तो अवतल दर्पण जैसे कि ये इसका क्या होता है? ध्रुव, जिसे हम P बोलते हैं। इसका ये क्या होता है? वक्रता केंद्र, जिसे हम C बोलते हैं। और ये आपका क्या होता है? मुख्य अक्ष, जिसे बोला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इमेज फॉर्मेशन है उसके आपको 3 रूल ध्यान में रखने हैं। तो 3 रूल जब आप समझ जाएंगे तो आप इमेज फॉर्मेशन भी समझ जाएंगे। जैसे कि देखिए अगर कोई भी लाइट रे, यहाँ पर मैं एक एक करके इनके रूल डिस्कस कर लेता हूँ कि आपका जो फर्स्ट रूल होता है इमेज फॉर्मेशन का, तो ऐसा नहीं है कि आप किस प्रकार से इमेज फॉर्मेशन करेंगे, आपको बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं आएगी, आप इजीली समझ पाएंगे। देखिए अगर आपकी कोई भी लाइट रे किस प्रकार से आए? मुख्य अक्ष के समांतर। तो जो भी लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो एक पॉइंट से होगी, मतलब इसका आपने पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन होता है, यानी परावर्तन होता है। तो परावर्तन किस प्रकार होगा प्यारे दोस्तों? इस तरफ, यानी कोई भी लाइट रे इस प्रकार से आई तो ये यहाँ से होके निकल जाएगी। आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रकाश का परावर्तन, जिसमें आपकी प्रकाश की किरण एक सतह से टकराती है और उसका कुछ भाग, अधिकांश भाग यानी ज़्यादातर भाग वापस लौट जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो उसी के द्वारा मैंने यहाँ पर देखा कि जो भी लाइट रे ऐसे आ रही है इसका रिफ्लेक्शन ऐसे होगा। तो आपकी ये जिस पॉइंट से गुजरती है इसी को क्या बोलते हैं प्यारे दोस्तों? फोकस बोला जाता है। तो इसको हम बोलेंगे फोकस। तो पहली बात तो ये आपके समझ में आनी चाहिए कि आपकी जो भी लाइट रे है और मतलब परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट से होके गुजरती है उस बिंदु को क्या बोला जाता है? फोकस बोला जाता है। तो इस प्रकार से ये किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है, और ये किरणों को क्या करता है? फैलाता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर कोई लाइट रे ऐसे आती है तो इसका रिफ्लेक्शन आपका इस प्रकार से होगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही कोई और लाइट रे आएगी तो उसका रिफ्लेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको आगे बढ़ाने पर मिलता है। तो यहाँ पर अभी बात कर रहे थे कि इसका गुण होता है किरणों को फैलाना, और इसका काम क्या होता है? किरणों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। अब देखिए इसके जो 2 रूल हैं वो किस प्रकार होते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल आपका क्या होता है प्यारे दोस्तों? तो जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, यानी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यानी यहाँ पर दोबारा से बना लेते हैं चित्र को। तो देखिए मैं पहले एक इमेज लेता हूँ जिसको मैंने ले लिया, कौन सा दर्पण? यानी कि आपका ये ले लेते हैं हम अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण है अगर आपके पास, तो अवतल दर्पण में ये इसका पोल हो गया P, ये इसका मैंने मान लिया F, और ये इसका मैंने मान लिया C, और ये आपकी मिलाने वाली रेखा क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष। तो इसका जो फर्स्ट रूल होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, आपको 3 रूल दिमाग में रखने हैं। तो जो भी प्रकाश की किरण, यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रखते हैं तो आप समझते हैं उससे निकलने वाली कितनी किरणें होंगी? अनंत किरणें निकलती हैं। लेकिन हमें अनंत किरणों को नहीं लेना है, हमें केवल कोई भी 2 लाइट रे निकालनी है, जिससे क्या होगा? हमारा इमेज फॉर्मेशन ईजिली हो पाएगा। तो देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इसके सामने रखा जाता है तो इसकी लाइट रे, यानी एक मैंने मान लिया कैसे गई? मुख्य अक्ष के समांतर। यानी जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो हमेशा फोकस से होके गुजरती है। आपको पहली बात ध्यान में रखनी है कि जो भी प्रकाश की किरण किससे होके जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, उसका परावर्तन कहाँ से होता है? हमेशा फोकस से होगा। तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप क्या करेंगे कि जो भी लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो हमेशा किससे होगा? उसके फोकस से होके गुजरेगा। तो देखिए फर्स्ट रूल आपका ये हो जाता है कि जो भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है उसका
परावर्तन हमेशा फोकस से होके होता है। अब देखिए सेकंड आपका क्या कहता है, सेकंड रूल फ्रेंड्स आपका हो जाएगा कि जो भी लाइट रे किससे, इस वक्रता केंद्र सी से होके गुजरती है, यानी अगर कोई भी लाइट रे इस सी से होके जाएगी तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, तो हमेशा सी से गुजरने वाली किरण का जो रिफ्लेक्शन होगा हमेशा उसी डायरेक्शन में होता है, यानी जिस माध्यम से आती है वो उसी माध्यम में क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, यानी जिस माध्यम से आई थी उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो सेकंड रूल आपका ये हो जाता है। अब बात करते हैं थर्ड रूल। तो तीसरा नियम आपका प्यारे दोस्तों क्या कहता है कि जो भी लाइट रे आपकी कैसे जाती है, फोकस से होके गुजरे, यानी जो भी लाइट रे किससे होके गुजरे, फोकस से होके, वो क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जैसे कि ये लाइट रे आई एक ऐसी, तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, ये एक सीधी डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये 3 रूल है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इनको नोट डाउन कर सकते हैं और समझ सकते हैं अच्छे से बिना किसी दिक्कत के। तो देखिए मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर एक दर्पण और ले लेता हूँ जो आपका कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका P होगा, तो ये इसका C होगा यहाँ पर, और इसका F किस जगह होगा, इस जगह होगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को आप हमेशा कहाँ पर रखेंगे, तो दर्पण के सामने रखेंगे। तो यहाँ पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे कोई भी लाइट रे अगर ऐसे जाती है तो इसका रिफ्लेक्शन कैसे होगा, इस प्रकार से हो जाएगा। यानी ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण हमेशा कहाँ से होके गुजरती है, फोकस से होके। लेकिन ये लाइट रे गई ऐसे, इसका रिफ्लेक्शन हो गया ऐसे। क्या ये आपकी फोकस से होके गुजर रही है, नहीं गुजरी, तो इसका मतलब ये आगे बढ़ाने पर इस प्रकार से गुजरेगी। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, मैंने जैसा कि आपको बताया कि इमेज आपकी 2 बनती है, या तो आभासी या फिर वास्तविक। तो यहाँ पे आपकी इमेज कैसी बनेगी उत्तल दर्पण के द्वारा, तो आप कह सकते हैं आभासी, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में नहीं काट रही। तो उसके बाद एक लाइट रे अगर ऐसे आती तो रिफ्लेक्शन तो ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही कोई किरण अगर आपकी कहाँ से गुजरे, वक्रता केंद्र सी से गुजरती है, तो वो कहाँ पे हो जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। यानी इस प्रकार से अगर कोई किरण आ रही होती जो सी की तरफ, तो इसका रिफ्लेक्शन भी इसी डायरेक्शन में होता। और कोई भी किरण कहाँ से आती है, यानी मुख्य फोकस से होके गुजरती है, जो भी किरण लाइट रे आपकी फोकस से होके गुजरेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये 3 रूल आपको दिमाग में रखने हैं, और यहाँ पर हम एक एक करके सारे जो इमेज फॉर्मेशन होते हैं अवतल दर्पण के द्वारा, वो सारे यहाँ पे एक एक करके हम करेंगे, हर वस्तु की कंडीशन पे कि वस्तु जब इनफाइनाइट पे रखी हो तो इमेज कहाँ बनती है, कैसी बनती है, और जब आपकी वस्तु मतलब जिस भी जगह रखें, जिस स्थान पर रखते हैं, तो इमेज का अलग अलग रूप होता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप ये जो 3 रूल हैं इनको आप एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करें और अपनी कॉपी पे नोट डाउन ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे इमेज बनानी है आपको अवतल दर्पण के द्वारा। तो आपसे देखिए कंडीशन पूछी आती है अवतल दर्पण की कि अवतल दर्पण में जब वस्तु आपकी इनफाइनाइट पर रखी होती है तो इमेज कहाँ बनती है, कितनी बड़ी बनती है, कैसी बनती है, वास्तविक या आभासी। तो सारी चीज़ें आपसे यानी कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, तो आप कैसे इन चीज़ों को समझेंगे। तो मैंने आपको जैसे कि 2-3 रूल समझाए, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको इमेज फॉर्मेशन करना है अवतल दर्पण के द्वारा। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपको रूल बताए उनको फॉलो करेंगे, तो आपको केवल कोई 2 या 3 लाइट रे निकालनी है और आप इमेज बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली कंडीशन अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, इनफाइनाइट पे या अनंत पर रखी हो, यानी वस्तु की कोई डिस्टेंस निश्चित ना हो, तब आपकी जो इमेज होती है वो कहाँ बनती है, कितनी बड़ी बनती है और कैसी बनती है। तो कैसे देखिए, तो जैसे कि इनफाइनाइट मैंने मान लिया कि अनंत आपका ये है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई डिस्टेंस है आपकी कोई निश्चित नहीं है कि आपकी वस्तु यहाँ रखी है कि यहाँ रखी है, यानी एक इनफाइनाइट दूरी पर है, अनंत दूरी पर कोई वस्तु अगर रखी है तो इमेज कहाँ बनेगी।
तो आपको जैसे रूल पता है आप उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लाइट रे निकालेंगे। तो सबसे पहली किरण मैंने आपकी क्या करी, इसके मुख्य अक्ष के समांतर निकाली। तो आपको पता है कि जो भी लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो कहाँ से, यानी उसके ऐप से निकलती है। तो जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होता है, इनफाइनाइट पर रखा होता है, अनंत पे रखा होता है, तो उससे हमेशा आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जो लाइट रे आ रही हैं वो हमेशा कैसी आ रही है, समांतर आ रही है, यानी पैरेलल। तो जो भी लाइट रे आएंगी आपकी अनंत से वो हमेशा कैसी होंगी, समांतर किरणें होंगी। तो आपकी जो भी किरण यहाँ से निकलने वाली हैं वो इसके समांतर ही निकलेगी। तो ये भी किरण आपकी कहाँ से निकलेगी, इसी पॉइंट से। यानी जो भी लाइट रे हैं आपकी वो कहाँ से गुजरेंगी, तो फोकस से होगी, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें आपकी कैसी होती है, समांतर प्रतीत होती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें किस पॉइंट से होकर गुजरती हैं, फोकस से होकर गुजरती हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये किरण भी फोकस से होकर गुजरी। तो दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो आप कहोगे कि एफ पर एक दूसरे को ये काट रही हैं। किस पॉइंट पे काटेंगी, तो एफ पर, यानी एफ बिंदु पर काटती हैं। तो ये बताइए वास्तव में किरणें काट रही हैं या फिर आपको आभास हो रहा है इस चीज़ का कि किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। तो आप कहेंगे कि यहाँ तो ये वास्तव में ही एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इसका मतलब इमेज की कंडीशन क्या क्या बनेगी, यानी प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और आपको साथ ही क्या याद रखना है, आपको साथ ही याद रखना है कि वास्तविक होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनेंगे, उल्टे बनेंगे। तो आपको ये याद रखने में आसानी होगी कि अगर इमेज कैसी बनी, वास्तविक बनी, रियल इमेज बनी, तो वो कैसी होगी, हमेशा उल्टी होगी। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनते हैं, उल्टे बनते हैं। और ये इमेज बनती कहाँ पर है, तो आप ये भी बता सकते हैं कि जो भी मतलब जो वस्तु इनफाइनाइट पे रखी होती है उसकी जो इमेज बनती है वो उसके फोकस पर बनती है। और कैसी बनती है, तो क्या जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना ही आकार में बनेगी क्या, तो आप कहोगे नहीं जी, वो बनेगी कैसी, वस्तु से बहुत छोटी बनेगी, यानी छोटी बनेगी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपसे पूछी जाती है ये चीज़ें कि जब वस्तु आपकी इनफाइनाइट पे रखी होती है तो जो आपकी इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, तो आप कहेंगे मुख्य फोकस पे बनेगी। वो कितनी बड़ी बनेगी, तो वस्तु से बहुत छोटी बनेगी। और आपकी वास्तविक बनेगी, और कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी, क्योंकि वास्तविक इमेज हमेशा उल्टी बनती है। तो आपको ध्यान में रखनी है ये वाली बात। तो देखिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो, यानी यहाँ पर ये सब तो आपका इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट और इसके बीच में, यानी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये। अब जब वस्तु आपकी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होती है तो आपकी इमेज कहाँ बनती है, तो आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप क्या करेंगे, एक लाइट रे निकालेंगे सीधी। तो आपको रूल क्या बताया कि जो भी लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरती है। तो मैंने क्या किया, एक लाइट रे गई मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो कहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, उसके फोकस से होके गुजर गई। उसके बाद आपको रूल बताया था कि आप या चाहो तो आप सी से निकाल दो और या आप एफ से निकाल दो, यानी आप 2 किरणें निकाल सकते हैं केवल, या फिर 3 भी निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि एक लाइट रे एफ से गुजरी, तो जो लाइट रे एफ से गुजरती है, फोकस से गुजरती है, वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे कि आपकी बन गई इमेज। यहाँ पे इमेज कहाँ बनी, ये बनी। यानी आपकी जो इमेज बन रही है वो किसके बीच में बन रही है, सी और एफ के बीच में। तो इसकी आपको कंडीशन क्या क्या ध्यान में रखनी है, तो देखिए सेम कंडीशन आप समझ सकते हैं। नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा कि आपकी जो इमेज बनी वो कैसी बनी, वास्तविक। वास्तविक क्यों बनी, क्योंकि किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और आपका सेकंड पॉइंट उल्टा भी बनेगा, और उल्टे के साथ में आपका कहाँ पर बनता है ये, तो आपको ध्यान रखना है सी व एफ के बीच बनता है। कहाँ बनेगा प्यारे मित्रों, सी व एफ के बीच में बनता है। और कैसा बनेगा, तो वस्तु से ये छोटा भी बनेगा। कैसा बनता है, वस्तु से छोटा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, आपने देखा होगा कई
तो इस प्रकार आपके दो कंडीशन तो हो चुकी कि जब आपकी वस्तु इनफाइनाइट पे रखी होती है तो इमेज बनती है वास्तविक, उल्टी और फोकस पे बनती है और वस्तु से बहुत छोटी बनती है। और यहाँ पर जब वस्तु सी और एफ के बीच में रखी होती है तो हमेशा अनंत और सी के बीच में रखी हो तो वास्तविक, उल्टी और सी और एफ के बीच में और वस्तु से छोटी बनेगी। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे सभी दोस्त ये चीज़ें अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे और साथ साथ नोट भी कर रहे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स बात करते हैं आगे की कि आपकी जब नेक्स्ट कंडीशन होती है, यानी जब वस्तु आपकी कहाँ रखी होती है, वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम सी पे रख देते तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, किस आकार की बनेगी, सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखते हैं। तो देखिए जब कोई वस्तु मैंने कहाँ पर रखी, वक्रता केंद्र सी पर रखी, तो आपको क्या करना है, दो रूल फॉलो करने हैं। जैसे कि आप देखिए जो भी लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है उसका रिफ्लेक्शन कहाँ से होता है, आप कहोगे फोकस से होके होता है। तो यहाँ पर ये लाइट रे कहाँ से होके गुजर गई, फोकस से होके गुजरी। अब देखिए आगे की अगर बात करें तो जो भी लाइट रे सी से होके जाती है, जो भी लाइट रे सी से होके जाती है, या फिर आप ऐसा देख सकते हैं कि जो भी लाइट रे कहाँ से, फोकस से होके गुजरती है उसका रिफ्लेक्शन कैसे होता है, यानी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आपने देखा कि दोनों किरणें कहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को, तो इस पॉइंट पे काट रही हैं। यानी जो भी लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य फोकस से होके गुजरती है, जो भी लाइट रे फोकस से होके गुजरती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो आपने देखा कि दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। तो जो इमेज बनती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो इमेज भी वक्रता केंद्र पर ही बनती है। और कैसी बनती है, तो यहाँ पर देखिए कहाँ बनेगा इमेज, वक्रता केंद्र पर बनेगा, केंद्र पर बनेगा। और आप बताइए कैसा बनेगा, उल्टा भी बनेगा और वास्तविक होगा। और एक कंडीशन होती है कि वस्तु के बराबर आकार का बनता है। तो आपको यहाँ से रखना है वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का। तो इस प्रकार से इमेज बनती है। एक तो कैसी, वक्रता केंद्र पर ही बनती है, और उल्टी बनती है, वास्तविक बनती है और वस्तु के आकार की बनती है। तो ये आपका इस प्रकार से होता है इमेज फॉर्मेशन जब वस्तु आपकी कहाँ पर रखी होती है, वक्रता केंद्र सी पे रखी हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच हो, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, वस्तु मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के जब बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मैंने रखा, तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी। तो आप क्या करेंगे कि जो भी लाइट रे यहाँ से होके गई वो कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके, और सी से गुजरने वाली प्रकाश किरण या फिर फोकस से होके जो किरण जाती है वो क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो जो इमेज बनती है आपकी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनती है। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, डायग्राम पे मत जाना क्योंकि यहाँ पर चित्र ऐसा ज़्यादा सही नहीं बन पा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं चीज़ों को जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट आपका सी और एफ के बीच में रखा है तो उसका जो इमेज बनता है वो अनंत व सी के बीच जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर, इनफाइनाइट और सी के बीच में बनेगी और वस्तु से बड़ी बनेगी, वास्तविक भी बनेगी, वास्तविक और वस्तु से बड़ी। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है किसमें, जब वस्तु आपकी कहाँ पर रखी होती है, वक्रता केंद्र और सी के बीच में, सॉरी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है, सॉरी सी और एफ के बीच में जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज बनती है वस्तु से बड़ी, और अनंत और सी के बीच में बनती है और वास्तविक भी बनती है। तो ये देखिए आपको जो आपका कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण के द्वारा जो सारी इमेज बनती हैं वो कैसी होंगी, वास्तविक होंगी, उल्टी होंगी,
और आकार में तो छोटा बड़ा मैंने आपको बता रखा है। लेकिन एक कंडीशन इसमें ये होती है कि आपकी आभासी इमेज बनती है और वस्तु से बड़ी भी बनती है। तो कंडीशन है क्या है, ये 4 कंडीशन आपने यहाँ पर देखी। एक कंडीशन आपको स्वयं करनी है जो कि मैं आपको बताऊंगा कि वस्तु अब आपको कहाँ पर रखनी है। तो आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि उसकी जो इमेज बनी कहाँ बनी आपकी और कितनी बड़ी बनी और वास्तविक बनी या आभासी बनी। जो एक कंडीशन रह गई है यानी रह नहीं गई है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जिससे आप एक बार खुद करके देखेंगे और आप कमेंट में ये ज़रूर बताएंगे कि जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है, कैसी बनी है, उल्टी बनी है या सीधी बनी है। ठीक है, तो एक कंडीशन बचती है जिसे मैं यहाँ पे खुद करवाने वाला हूँ। तो देखिए आगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपकी एक कंडीशन है कि जहाँ पर वस्तु आपकी मुख्य फोकस पर रखी हो, यानी जब वस्तु आपकी मुख्य फोकस पे रखी होगी तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, आपको सारी चीज़ें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करनी है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आप इसका आंसर ज़रूर करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। तो देखिए, अब जो लास्ट कंडीशन है तो ये अलग होती है, तो इसको भी आप ध्यान से समझें। यहाँ पर देखिए, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच होती है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट आपका इस P और F के बीच में रख दिया जाए तो आपकी जो इमेज होती है वो यहाँ पर, जैसे आप 5 कंडीशन देख चुके हैं अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण में इन 5 कंडीशन में आपने देखा कि जो इमेज बनी वास्तविक बनी और उल्टी बनी। लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण की एक कंडीशन होती है जिसमें आपकी जो इमेज बनती है वो सीधी बनती है और कैसी होती है, आभासी होती है। तो देखिए बनती किस प्रकार है, देख लेते हैं इस चीज़ को। तो आपने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट P और F के बीच में रखा है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर जाती है इसका रिफ्लेक्शन फोकस से होके होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक लाइट रे, जो भी लाइट रे कहाँ से, C से होके गुजरे, यानी ये आपकी लाइट रे ऐसे जा रही है, तो ये जो लाइट रे गई C से होकर, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, इसी माध्यम में हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इन किरणों की जो लेंथ है वो बढ़ती जा रही है। तो जब आप इनको आगे बढ़ाते जाएंगे तो क्या ये एक दूसरे को कहीं पे काटेंगे क्या, तो आप कहोगे कि इनको बढ़ाने पर एक दूसरे को नहीं काट पाएंगी आगे बढ़ाने पे। तो आप क्या करोगे, इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो आपने क्या किया कि एक लाइट रे जो ऐसे जा रही थी और एक लाइट रे जो C से होके जा रही थी ऐसे, तो इनको बढ़ा दिया। तो जो आपने क्या पाया कि ये आगे जाके किसी पॉइंट पे मिली, तो यहाँ पर मान लीजिए ये मिल गई। तो ये जो मिली यहाँ पर, तो अब यहाँ पे आपने देखा कि इमेज आपकी कैसी हो गई, आभासी, क्योंकि किरणें आपकी वास्तविकता में नहीं काट रही एक दूसरे को। तो इमेज कैसा होगा आपका, आभासी होगा और आपका कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। और आप समझ पा रहे होंगे आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे होते हैं, क्योंकि आप देखते हो जो आप प्लेन मिरर देखते हो, प्लेन मिरर यानी दर्पण जो हम घर में यूज़ करते हैं देखते हैं, उसमें तो हम क्या कि हमारे सिर नीचे और पैर ऊपर तो दिखाई नहीं देते हैं ना, यानी कि हमें इमेज सीधा सीधा दिखाई देता है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं, आपको ये वाली बात भी ध्यान में रखनी है। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि आप जो दर्पण देखते हैं ना, तो दर्पण में एक पार्श्व परिवर्तन की घटना होती है, जिसमें जैसे कि कोई अगर मेरा ये कौन सा है, मेरा बायां है, बाएं हाथ को अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे मिरर में दिखेगा कि मैं दाएं हाथ को ऊपर की तरफ कर रहा हूं। तो ऐसा मतलब इसी घटना को क्या बोला जाता है, पार्श्व परिवर्तन बोला जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से बात आपके समझ में आ गई होगी कि अवतल दर्पण की एक लास्ट जो 6वीं कंडीशन होती है, जब वस्तु आपकी कहाँ पर रखी होती है, P और F के बीच में, तो जो इमेज बनती है आपकी वस्तु से बड़ी बनेगी, आभासी बनेगी और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। तो यहाँ तक मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझ पाए होंगे और आपको बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इन चीज़ों को एक बार समझने की कोशिश करें और आपका एक न एक प्रश्न आपका ज़रूर यहाँ से पक्का हो जाएगा। अब देखिए, अब उत्तल दर्पण के लिए आपको कोई कंडीशन ध्यान में नहीं रखनी, केवल उसमें आपको एक लाइन बताई जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है बस। और बाकी चीज़ें आपने ये देख ली यहाँ पर, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको एक टेबल भी दूंगा पूरी की पूरी, जिसमें आपको सारी चीज़ें नोट डाउन मिलेंगी कि किस प्रकार से
यहाँ पर इमेज मिलेगी अभी आपको यहाँ पर कि उसमें सारी कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी, तो आप उसको भी अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी आपकी इमेज बनेगी यानी अवतल दर्पण के द्वारा, तो जो भी आपकी इमेज बनती है वो दर्पण के आगे बनती है, सामने बनती है। लेकिन जब आपकी वस्तु यानी जब ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा होता है P और F के बीच में, तो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, आभासी बनती है, सीधी बनती है और वस्तु से काफ़ी बड़ी भी बनती है, और क्या होता है दर्पण के पीछे आके बनती है। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए अब उत्तल दर्पण की अगर बात करें तो उत्तल दर्पण की किसी भी स्थिति में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, क्योंकि आभासी हमेशा सीधे बनते हैं तो हमेशा वस्तु से छोटे भी बनेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण के द्वारा सारी की सारी जो भी इमेज हैं वो सब वस्तु से छोटी बनेंगी और दर्पण के पीछे बनते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तथा दर्पण के पीछे व फोकस के बीच बनता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है उत्तल दर्पण के लिए। बाकी आप आगे एक अभी पूरी टेबल देख लेंगे तो आप वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। तो आप यहाँ से एक न एक नंबर ज़रूर पक्का करेंगे अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।